हम बच्चों एम फेज के बारे में समझ रहे थे। एम फेज में कैरियोकाइनेसिस की पहली स्टेप थी प्रोफेज। माइटोसिस में हमने प्रोफेज में ये सीखा था कि प्रोफेज के अंदर 4 पॉइंट होते हैं। कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्जी बॉडी डिसअपियर होते हैं, साथ ही साथ माइटोटिक स्पिंडल की असेंबली होते हैं और सेंट्रियोल पोल की तरफ चले जाते हैं। ये हमने सीख लिया था। अब बच्चों हम प्रोफेज के बाद अगली स्टेज आती है मेटाफेज, लेकिन उसमें भी हम पहले ले लेते हैं ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ट्रांजिशन टू मेटाफेज का मतलब होता है जस्ट मेटाफेज की तरफ मूव कर रहे हैं, मेटाफेज आ ही रही है, उसको हम ट्रांजिशन टू मेटाफेज का नाम दे सकते हैं। हमने बच्चों लेट प्रोफेज में समझ लिया था, ये सारी चीजें डिसअपियर हो रही थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब बच्चों ट्रांजिशन टू मेटाफेज में क्या होगा, जैसे ही ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब यहां से डिसअपियर होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से गायब होगी। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी गायब हुई, समझ जाना मेटाफेज आ गई। कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान समझना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पूरा गायब होना प्रोफेज में ही होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी डिसअपियर प्रोफेज में, और जैसे ये डिसअपियर हुई समझ जाना कि मेटाफेज शुरू हो गई। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब, उसी टाइम मेटाफेज शुरू हुई। जैसे बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई, बात को समझना, यहां पर अंदर तो भरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म और बाहर साइटोप्लाज्म। अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां से गायब हो गई तो न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म सब मिक्स हो जाएंगे, और आगे आप देखो ये न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म सब मिक्सअप है, सब कुछ मिक्स हो गए। और साथ ही साथ ये जितने भी क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं, ये क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में बिखर जाएंगे। मतलब यहां क्रोमोसोम ऐसे रैंडमली साइटोप्लाज्म में ऐसे बिखर जाते। तो हमने क्या सीखा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटी मतलब मेटाफेज शुरू। वो पूरी खत्म भी प्रोफेज में हो जाती है। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी खत्म हुई, मेटाफेज शुरू हुई। न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म सब कुछ आपस में मिक्सअप हो चुके हैं, सारे क्रोमोसोम रैंडमली साइटोप्लाज्म में बिखर गए। अब ध्यान रखना, क्रोमोसोम कहां चुके हैं, साइटोप्लाज्म में। अब इन्हीं क्रोमोसोम के साथ धीरे धीरे यहां पर ऐसे स्पिंडल फाइबर जुड़ना चालू होते हैं। मतलब इन क्रोमोसोम के साथ ऐसे स्पिंडल फाइबर यहां पर ऐसे अटैच होना शुरू हो गए। और आप लोग सभी जानते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर स्पिंडल फाइबर जहां अटैच है, इस स्ट्रक्चर का नाम, यहां पर ये जिस पॉइंट पर अटैच है, बताइए ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, जहां पर ये अटैच होते हैं। हाँ, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, काइनेटोकोर। तो इस काइनेटोकोर के ऊपर, ये जो काइनेटोकोर आपको दिख रहा है, ये काइनेटोकोर है। इस काइनेटोकोर के ऊपर ये स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। कौन सी फेज में, मेटाफेज में। आप प्रोफेज के डायग्राम को ध्यान से देखो। माइटोसिस के केस में, माइटोसिस पढ़ रहे हैं, माइटोसिस के केस में कभी भी प्रोफेज के अंदर स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से नहीं जुड़ते। और इसलिए नहीं जुड़ पाते क्योंकि यहां पे बच्चों ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और जब तक ये मेम्ब्रेन रहेगी ये स्पिंडल फाइबर आगे यहां जुड़ ही नहीं सकते। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तोड़ने का एक पर्पस ये भी होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगी, तभी जाके ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से जुड़ पाएंगे। बात समझ में? तो अच्छे सुनना, स्पिंडल फाइबर का क्रोमोसोम से अटैच होना, ये सब कुछ मेटाफेज में ही होता है। ये मेटाफेज में होता है। अभी आप देखोगे क्रोमोसोम ऐसे रैंडमली साइटोप्लाज्म में बिखरे। सिखाने के लिए मैंने 2 क्रोमोसोम बनाए, लेकिन अपनी सेल में से तो ऐसे 46 होते हैं, और जितने भी 46 क्रोमोसोम हैं सारे के सारे रैंडमली बिखरे होंगे। यहां सब कुछ रैंडमली बिखरा होगा। तो यहां पर अपनी सेल में सारे 46 क्रोमोसोम होंगे। जैसे कोई क्रोमोसोम यहां पे होगा, कोई क्रोमोसोम यहां होगा, ऐसे सब रैंडमली बिखरे होंगे। और सभी के साथ ऐसे बच्चों यहां पर स्पिंडल फाइबर ऐसे, यहां पर सबके साथ ऐसे स्पिंडल फाइबर अटैच हो चुके हैं। सबके साथ ऐसे स्पिंडल फाइबर बाइंड अप हो जाते हैं। क्रोमोसोम रैंडमली बिखरे, मतलब ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज है। डायग्राम भी ध्यान रखना। अब बच्चों अभी तो क्रोमोसोम बिखरे हुए, अब ये धीरे धीरे सारे क्रोमोसोम सेल के बीच में आके अरेंज होते हैं, और सेल के इस बीच वाली लाइन का नाम होता है इक्वेटर। अच्छा, जहां ये सेंट्रियोल होते हैं, इस एरिया का नाम बोलो पोल, इसका नाम पोल। तो ये तो कहलाते हैं पोल, और मिडिल लाइन का नाम इक्वेटर। अभी तो बिखरे हुए। अब अगली स्टेज में क्या होगा कि ये क्रोमोसोम सेल के बिल्कुल मिडिल पार्ट, मतलब ये भी मिडिल, ये भी मिडिल, ये भी मिडिल, मिडिल पार्ट पर अरेंज होंगे, मतलब इक्वेटर पर अरेंज होते हैं। तो अगली स्टेज में यही होगा। जो बात यहां पर अभी समझाई, क्लियर हुई सबको अच्छे से? यहां पे बच्चों फिर से सिखाने के लिए मैंने यही डायग्राम ट्रांजिशन टू मेटाफेज का यहां बनाया। अभी क्रोमोसोम बिखरे हुए, अब ये क्रोमोसोम यहां आएंगे, यहां मतलब इक्वेटर। तो क्रोमोसोम का ऐसे इक्वेटर पे जाना, ये बच्चों मेटाफेज में हो जाएगा। ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज है। जैसे ही मेटाफेज आएगी, ये सारे क्रोमोसोम ऐसे इक्वेटर पे आके अरेंज होना शुरू होंगे। तो क्रोमोसोम ऐसे इक्वेटर पे आते हैं, कौन सी फेज में, मेटाफेज में। मेटाफेज की अगर हम बात करें तो मेटाफेज में आप देखोगे ये क्रोमोसोम भी इक्वेटर पे, ये क्रोमोसोम भी ऐसे इक्वेटर पे, ऐसे ये सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे जमा हो जाते हैं। और जब ये इक्वेटर पे जमा होते हैं तो इक्वेटर पे एक ऐसी प्लेट बनती है, और यहां पर ये जो पूरी प्लेट बनेगी, इसी प्लेट को नाम दे दिया गया इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट।
इक्वेटोरियल प्लेट क्यों कहा? इक्वेटर पे बनी है। मेटाफेज स्टेज में बनी तो मेटाफेज प्लेट कहते हैं। मेटा का मतलब ये होता है मिडिल, मेटाफोर मिडिल, यानी क्रोमोसोम का मिडिल में जमा होना, इक्वेटर पे जमा होना, यही मेटाफेज का सबसे मेन फीचर है। तो मेटाफेज का डायग्राम कैसे पहचानना है? क्रोमोसोम इक्वेटर पे जमा है, बीच में जमा है, तो समझ जाना वो मेटाफेज का डायग्राम है। ये डायग्राम आना चाहिए सबको। क्रोमोसोम ऐसे रैंडमली बिखरे हैं तो ट्रांजिशन टू मेटाफेज, बिल्कुल बीच में जमा हो गए मतलब मेटाफेज आ गए। सिखाने के लिए यहां 2 क्रोमोसोम बनाए, लेकिन अपनी सेल में से 46 होंगे, और अपनी सेल में जितने भी 46 होंगे ना, ये सारे के सारे बच्चों ऐसे बीच में जमा होंगे सारे, और एक लाइन में जमा हो जाएंगे बिल्कुल। तो सारे क्रोमोसोम सेंटर में एक लाइन में यहां पर जमा हो जाते हैं। ये मेटाफेज की खास बात है। मेटाफेज के इस क्रोमोसोम पर आप ध्यान से देखोगे तो इस पूरी सेल में आपको 2 टाइप के स्पिंडल फाइबर दिख रहे होंगे। इन 2 टाइप के स्पिंडल फाइबर में जो स्पिंडल फाइबर इस पोल से लेकर इस पोल तक, मतलब सेंट्रियोल से लेकर सेंट्रियोल तक कंटिन्यूअस जा रहा है, ऐसे फाइबर को कहा जाता है कंटिन्यूअस फाइबर। इनको कंटिन्यूअस फाइबर कहेंगे। और जो बच्चों इन पोल से लेकर क्रोमोसोम तक इतना ही है, इन फाइबर को नाम दे दिया जाएगा डिसकंटिन्यूअस फाइबर या क्रोमोसोमल फाइबर। क्रोमोसोमल फाइबर क्यों कहा? क्रोमोसोम से जुड़े हुए, तो इनको हम क्रोमोसोमल फाइबर कहते हैं। तो यहां पे बच्चों आप देखोगे 2 तरह के फाइबर मिलेंगे, एक तो हो जाएंगे कॉन्टिन्यूअस और एक हो जाएंगे डिसकंटिन्यूअस। तो कितने टाइप के फाइबर हो गए? 2। और ये स्पिंडल फाइबर किस प्रोटीन के बने? वेरी इंपॉर्टेंट, ट्यूबुलिन प्रोटीन के ये बने होते हैं। अच्छा, मेटाफेज के आप ध्यान से देखोगे तो मेटाफेज के क्रोमोसोम में आप लोगों को ऐसे 2 क्रोमेटिड दिख रहे होंगे। यहां बच्चों क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड होंगे, वही 2 डीएनए होते हैं। यहां पर एक डीएनए ये होगा और दूसरा डीएनए यहां होगा, तो ऐसे 2 डीएनए हैं, मतलब 2 क्रोमेटिड है। प्रोफेज में भी 2 क्रोमेटिड होते हैं, प्रोफेज में भी 2 क्रोमेटिड, मेटाफेज में भी 2 क्रोमेटिड। लेकिन ये क्रोमेटिड आप ध्यान से देखो ऐसे आपस में जुड़े हुए, चिपके हुए। अब बच्चों जब ये मेटाफेज खत्म होने वाली होती है, इसी को कहते हैं हम लेट मेटाफेज। लेट मेटाफेज में क्या होगा? यहां से और यहां से लेंथ वाइज ये क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, और जब ये लेंथ वाइज सेपरेट होते हैं तो इन 2 डीएनए में से एक डीएनए इस साइड आ जाएगा, एक डीएनए इस साइड आ जाएगा। मतलब ये दोनों डीएनए ऐसे अलग अलग हो जाएंगे और एक जगह पर ये जुड़े रहेंगे। और जिस स्ट्रक्चर पे जुड़े हुए हैं इसका नाम आप ही मुझे बताइए। ये जो पॉइंट जहां पर ये क्रोमेटिड जुड़े हुए, नाम बोलो। सेंट्रोमियर। मतलब दोनों क्रोमोसोम, दोनों क्रोमेटिड अलग होते हैं, लेकिन सेंट्रोमियर वाले पॉइंट पर यहां पर अभी भी जुड़े रहेंगे। अच्छा, ये जो ऊपर का हाफ पार्ट बना है इसको हम कहते हैं क्रोमेटिड। ये बच्चों क्रोमेटिड है, और ये हाफ पार्ट भी क्रोमेटिड। यानी इस क्रोमोसोम पे 2 क्रोमेटिड आपको दिख रहे हैं। ये क्रोमेटिड क्लियरिटी के साथ मेटाफेज में दिख रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, प्रोफेज में भी क्रोमेटिड होते हैं और एक क्रोमोसोम पे 2 क्रोमेटिड होंगे। यहां पर भी एक क्रोमोसोम पर 2 ही क्रोमेटिड होंगे। तो मेटाफेज स्टेज में भी 1 क्रोमोसोम हैविंग 2 क्रोमेटिड्स। जो बातें मैंने यहां पर आपको समझाई, कुछ क्लियर हो रही है? एक बार मैं फिर आपको बताता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटी, आप ही बताना सभी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई मतलब मेटाफेज शुरू हो गई। स्टार्टिंग में न्यूक्लियोप्लास्ट साइटोप्लाज्म मिक्स हो गए, सारे क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए। स्टेज का नाम ट्रांजिशन टू मेटाफेज। सारे क्रोमोसोम बिखरे। अब इन क्रोमोसोम के साथ स्पिंडल फाइबर जुड़ चुके होते हैं। धीरे धीरे ये सारे क्रोमोसोम सेल के बिल्कुल बीच पे जमा होते हैं। कहां? इक्वेटर पे। तो एक प्लेट बन जाती है, नाम बोलो, इक्वेटोरियल प्लेट। यहां 2 तरह के स्पिंडल फाइबर है, कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। तो 2 तरह के स्पिंडल फाइबर्स होंगे। साथ ही साथ ये क्रोमोसोम लेंथ वाइज स्प्लिट होते हैं, बस सेंट्रोमियर वाली जगह पे जुड़े रह जाते हैं। तो ये जो हाफ पार्ट यहां जनरेट होते हैं इनको क्रोमेटिड कह देते हैं। ये क्रोमेटिड क्लियरिटी से यहां दिख रहे हैं, लेकिन ये बनना सब कुछ प्रोफेज में ही शुरू हो चुके थे। तो एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को। प्रोफेज के क्रोमोसोम में भी 2 क्रोमेटिड है, मेटाफेज के भी एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है। एक क्रोमोसोम की बात कर रहा हूं, सेल में तो इसे बहुत सारे होंगे। जो बातें यहां पर आपको समझे, क्लियर हुई? और मेटाफेज का डायग्राम कैसे पहचानते हैं? मेटा मतलब मिडिल, क्रोमोसोम बीच में जमा है मतलब ये मेटाफेज है। तो मेटाफेज में हमने क्या क्या सीखा, इनके पॉइंट को हम यहां समझ भी लेते हैं। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हुई, इसका मतलब यह हो गया कि मेटाफेज स्टार्ट हो रही है। क्रोमोसोम, सारे के सारे क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में बिखर जाते हैं क्योंकि न्यूक्लियोप्लास्ट साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाते हैं। कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है। यहां पर मेटाफेज में कंडेंसेशन कंप्लीट होता है, इसीलिए क्रोमोसोम की स्टडी के लिए सबसे बेस्ट फेज मेटाफेज होती है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम सबसे अच्छी स्टडी कहां होती है? मेटाफेज के अंदर। स्पिंडल फाइबर
का क्रोमोसोम से अटैच होना ये भी मेटाफेज में होता है। तो स्पिंडल फाइबर अटैच विथ काइनेटोकोर क्रोमोसोम, ये मेटाफेज में होगा। यहां पर जितने भी क्रोमोसोम है सब कुछ सेल के बीच में जमा हो जाते हैं, इक्वेटर पे जमा होते हैं, एक प्लेट बनती है, इक्वेटोरियल प्लेट होती है। और खास बात, मेटाफेज के क्रोमोसोम में दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़े रहेंगे सेंट्रोमियर वाली जगह पे। इन दोनों क्रोमेटिड को मिला के हम सिस्टर क्रोमेटिड कह सकते हैं। जो बातें मेटाफेज की समझाई, क्लियर हुई? बहुत आसान है। तो ये सब बातें आप ध्यान रखें कि मेटाफेज में क्या क्या हुआ है। क्लियर? तो मेटाफेज की सारी बातें मैंने यहां पर आपको समझा दी है। मेटाफेज के बाद अगली स्टेज जो चालू होगी उसको हम नाम देंगे एनाफेज। एनाफेज के बारे में अब बच्चों हम समझने जा रहे हैं। ये हमने मेटाफेज का एंडिंग समझा था जिसमें ये दोनों क्रोमेटिड सेंट्रोमियर वाली जगह पे जुड़े हुए थे। मेटाफेज के बाद नेक्स्ट स्टेज एनाफेज है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली एनाफेज, लेट एनाफेज। एनाफेज की स्टार्टिंग क्या होती है? जब बच्चों एनाफेज आती है तो सबसे पहले ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, बताइए क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर। ये जो सेंट्रोमियर है यहां पर डिवाइड होगा। मतलब एनाफेज का सबसे मेन पॉइंट यही होता है सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग। और जैसे ये सेंट्रोमियर डिवाइड होगा, ये जो दोनों क्रोमेटिड है, और ये ध्यान रखना बच्चों, ये पूरा एक क्रोमेटिड होता है, ऊपर वाला ये पूरा एक क्रोमेटिड माना जाता है, और नीचे वाला पूरा एक होगा जिसमें एक डीएनए रहता है। बच्चे इसमें यहां कंफ्यूज होते हैं और इसको 1 2 3 4 क्रोमेटिड बोल देते हैं। गलत। यहां पे ऊपर वाला एक क्रोमेटिड, नीचे वाला एक क्रोमेटिड, तो 2 ही क्रोमेटिड है। क्लियर? दोनों क्रोमेटिड कहां जुड़े हुए? सेंट्रोमियर। जैसे ही एनाफेज आती है यह सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, टूटेगा। यहां पर भी सेंट्रोमियर टूटेगा। सारे क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर एक साथ टूटते हैं। एक एंजाइम आता है सेपरेज एंजाइम, वो इस सेंट्रोमियर को कट करता है। और जैसे सेंट्रोमियर कट होगा ये दोनों अलग होंगे। मतलब यहां पर ये क्रोमेटिड अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। मतलब ये दोनों अलग अलग हो गए। सिमिलरली ये जुड़े हुए, यहां पर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसे ये क्रोमेटिड यहां पर फाइनली सेपरेट हो जाते हैं। तो बताइए, इन क्रोमोसोम का अलग होना, मतलब क्रोमेटिड का सेपरेट होना, ये सब कुछ एनाफेज में होता है। और आप बताओ, ये सिस्टर क्रोमेटिड क्यों सेपरेट हो गए? क्योंकि सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया। तो सेंट्रोमियर के डिवाइड होने की वजह से यहां क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। एक खास बात और, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां मैं अगर आपसे पूछूं कितने क्रोमोसोम है मेटाफेज में, तो आपको एक क्रोमोसोम ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, 2 दिख रहे। लेकिन अगर यहां काउंट करने के लिए कहा जाए तो यहां 1 2 3 4 दिख रहे। मतलब यहां क्रोमोसोम डबल दिखाई दे रहे। एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहां पर ये दोनों क्रोमेटिड जब तक जुड़े हुए थे वो एक ही क्रोमोसोम कहला रहे थे। लेकिन जैसे ये अलग अलग हुए, अब इनको अलग अलग क्रोमोसोम काउंट करेंगे। तो ध्यान रखना, यहां आपको 2 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, लेकिन यहां काउंट कर रहे हैं तो क्रोमोसोम आपको 2 के बजाय 4 दिखाई दे रहे हैं। तो क्रोमोसोम की नंबर डबल हो जाती है। कौन सी फेज में? एनाफेज में। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिखूं, यहां पे 2n = 2 क्रोमोसोम है, तो यहां क्रोमोसोम डबल हो गए, तो यहां पे 4 हो गए। और क्रोमोसोम डबल है तो प्लोइडी भी डबल लिखनी पड़ेगी, मतलब 2n का ये 4n हो जाएगा। तो क्रोमोसोम की प्लोइडी का डबल होना यह भी बच्चों एक तरह से एनाफेज में होता है। और प्लोइडी डबल क्यों? हां, इसलिए क्योंकि क्रोमोसोम डबल हो गए। हम अपनी सेल की बात करें, हमारी सेल में नॉर्मली 46 क्रोमोसोम होते हैं, यहां 46 होते हैं। लेकिन एनाफेज में आप काउंट करने बैठोगे, आपको 46 नहीं 92 मिलेंगे, क्योंकि यहां क्रोमोसोम डबल हो चुके होते हैं। तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी फेज में क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते हैं? तो सबसे बेस्ट आंसर एनाफेज में होता है। अच्छा, ये बहुत छोटी फेज है, लेकिन इसमें इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर? तो यहां पर क्रोमोसोम नंबर डबल कर दी गई। अच्छा, 2 बातों में कंफ्यूजन नहीं होना, डीएनए का डबल पूछे तो एस फेज, और क्रोमोसोम डबल पूछे तो एनाफेज। एक बार फिर, डीएनए डबल एस फेज, क्रोमोसोम डबल एनाफेज। बाकी जगह कोई चेंजेस नहीं होते, बाकी जगह चेंज नहीं होते, चेंज बस इन 2 फेज में होता है। क्लियर? यहां पे बच्चों होगा क्या, ये जो क्रोमोसोम अलग अलग हो चुके हैं, अब इन क्रोमोसोम को इस पोल की तरफ पहुंचाएंगे। ये सेंट्रल वाला एरिया, इसको क्या कहेंगे? पोल। मतलब ये क्रोमोसोम इस पोल की तरफ जाएंगे और इधर वाले क्रोमोसोम इस पोल की तरफ जाएंगे। यानी क्रोमोसोम को ऐसे अपोजिट पोल की तरफ भेजा जाएगा, और ये भेजने का काम स्पिंडल फाइबर करेंगे। ये स्पिंडल फाइबर इसको इधर की तरफ खींचेंगे, ये वाले इसको इधर खींचेंगे, तो इधर के क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे, इधर वाले इधर आ जाएंगे। मतलब क्रोमोसोम ऐसे आधे आधे बढ़ जाएंगे। कौन सी फेज में? एनाफेज में। अच्छा, एनाफेज के एंड में हम देखेंगे तो वाकई में यहां पर ये जो क्रोमोसोम इधर वाले दिख रहे थे, ये क्रोमोसोम यहां पहुंच चुके होंगे और ये वाले यहां पहुंच चुके होंगे।
यानी क्रोमोसोम ऐसे पोल की तरफ चले जाते। एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्रोमोसोम का पोल की तरफ जाना, क्रोमोसोम का पोल की तरफ जाना कौन सी फेज में? एनाफेज में। मैं बच्चों आपसे 3 क्वेश्चन पूछता हूं और मैक्सिमम टाइम बच्चे इस क्वेश्चन में गड़बड़ियां करते। सोच समझ के आंसर देना, ध्यान से आंसर देना। सेंट्रियोल का पोल की तरफ जाना, सेंट्रियोल की बात कर रहा हूं, सेंट्रियोल का पोल की तरफ जाना प्रोफेज में होता है। ये क्रोमोसोम है, मैं सेंट्रियोल बोल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना, ये जो सेंट्रियोल है। तो सेंट्रियोल का पोल की तरफ जाना प्रोफेज, क्रोमोसोम का इक्वेटर आना मेटाफेज, और क्रोमोसोम का पोल की तरफ जाना एनाफेज। ये 3 क्वेश्चन बड़े कंफ्यूज करते हैं। एक बार फिर बोल देता हूं, सेंट्रियोल पोल प्रोफेज, क्रोमोसोम इक्वेटर मेटाफेज, क्रोमोसोम मूव टू पोल एनाफेज। तो ये इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको आना चाहिए। अच्छा, जब ये स्पिंडल फाइबर इसको ऐसे खींच रहा है तो आप ध्यान से देखोगे, ये सेंट्रोमियर जो है, ये सेंट्रोमियर वाला एरिया, यहां पर आप देखोगे तो ये सेंट्रोमियर वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये बच्चों ऐसे आगे की तरफ जा रहा है, मतलब सेंट्रोमियर आगे की तरफ जा रहे हैं, लीड करते हुए जा रहे हैं, और इसकी जो ये आर्म से पीछे की तरफ आ जाती है। यानी जब क्रोमोसोम पोल की तरफ जा रहे हैं तो इस लीडिंग एज पे, लीडिंग एज मतलब लीड करता हुआ कौन जा रहा है? तो लीडिंग एज पर सेंट्रोमियर होगा और उसकी जो आर्म होती है वो पीछे की तरफ आ जाती है। और जैसे ये क्रोमोसोम की आर्म पीछे आती है, आपको क्रोमोसोम का एक शेप बनता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए क्रोमोसोम की शेप की स्टडी के लिए सबसे बेस्ट फेज होता है एनाफेज। याद रखना, शेप के लिए एनाफेज। बाकी जितनी भी स्टडी है, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी है, कैरियोटाइपिक स्टडी है, सब कुछ मेटाफेज में होती है। एक बार फिर बोल देता हूं, शेप की स्टडी एनाफेज, बाकी सब कुछ मेटाफेज में। मैं कहूं किसी ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम काउंट करना है तभी मेटाफेज, सारा काम मेटाफेज में होगा, बस शेप के लिए एनाफेज आता है। क्लियर? जो बातें यहां पर आपको समझे, क्लियर हुई? एनाफेज में हमने क्या क्या सीखा? एनाफेज में एक तो सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ, यहां पर सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, और सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ तो यहां पर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड एक तरह से सेपरेट हुए। फिर क्या सिखाया? क्रोमोसोम की प्लोइडी डबल हो जाती है, ये क्रोमोसोम पोल की तरफ जाते हैं, और जब ये पोल की तरफ जा रहे होते हैं, सेंट्रोमियर लीडिंग एज पे होगा और उसकी आर्म्स पीछे की तरफ लटक जाती है। क्लियर? अच्छा, ये आर्म एक तरह से इक्वेटर की तरफ आ जाती है, आर्म्स टूवर्ड द इक्वेटर आ जाती है। तो जो हमने सीखा इसको नोट भी कर लेते हैं। सेंट्रोमियर स्प्लिट, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं या प्लोइडी भी डबल हो जाती है, क्रोमेटिड या क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट पोल, क्रोमोसोम ऐसे पोल की तरफ जाते हैं। अच्छा, जब ये क्रोमोसोम टूवर्ड पोल की तरफ जा रहे होते हैं तो लीडिंग एज पर, लीडिंग एज पर मतलब लीड करता हुआ, यहां पर रहेगा सेंट्रोमियर एंड आर्म ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड, ट्रेलिंग बिहाइंड मतलब पीछे की तरफ आ जाती है। तो क्रोमोसोम की आर्म जो होती है वो पीछे की तरफ लटक जाती है। जो बातें यहां पर आपको समझाई, क्लियर हुई? ये बच्चों हमने एनाफेज की बातें समझी है। क्लियर? हमने अभी तक प्रोफेज समझ लिया, मेटाफेज समझ लिया, एनाफेज समझ लिया। एक लास्ट पार्ट और बचता है और वो है टीलोफेज। टीलोफेज की बातें हम आपको समझते हैं। ये बच्चों लेट एनाफेज में हमने सीखा था, क्रोमोसोम में से पोल की तरफ जा रहे, ये सीख चुके हैं। अब बच्चों आता है टीलोफेज। टीलोफेज में जो इवेंट्स होते हैं, जो हमने प्रोफेज में सीखा है, एक तरह से उसका उल्टा काम होता है। इसीलिए टीलोफेज को कहा जाता है रिवर्स प्रोफेज। यहां प्रोफेज का सारा रिवर्स काम होता है। अच्छा, यहां पर होता है क्या है, डायग्राम समझते हैं। क्रोमोसोम के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एनाफेज के क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम अब धीरे धीरे ऐसे थ्रेड मतलब क्रोमेटीन में चेंज हो जाते हैं। यहां सबसे मेन पॉइंट यही है, क्रोमोसोम वापस क्रोमेटीन में चेंज हो जाते हैं, मतलब एक तरह से डीकंडेंसेशन होता है। अच्छा, प्रोफेज में क्या होता था? कंडेंसेशन। यहां उल्टा होता है, डीकंडेंसेशन मतलब क्रोमोसोम वापस क्रोमेटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर? अच्छा, क्रोमोसोम जब क्रोमेटीन में आ जाते हैं तो अब यहां पर आपको क्रोमोसोम दिखाई नहीं देते। यहां तक तो ये क्रोमोसोम अलग अलग पहचाने जा रहे थे, लेकिन ये सब बच्चों से थ्रेड की फॉर्म में आ जाते हैं। अब आपको क्रोमोसोम दिखाई नहीं देंगे, यानी क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं, क्रोमोसोम अपनी पहचान खो देते हैं। यहां तक तो क्रोमोसोम पहचाने जा रहे थे, लेकिन यहां तो क्रोमेटिन आ गया, थ्रेड आ गए, और ये थ्रेड सब उलझ जाएंगे। यानी क्रोमोसोम ने अपनी पहचान खो दी। कौन सी फेज में आके? टीलोफेज। तो टीलोफेज में क्रोमोसोम ने अपनी पहचान को खो दिया। साथ ही साथ इन क्रोमेटिन के चारों तरफ अब धीरे धीरे से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगेगी, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगी। प्रोफेज में क्या पड़ा था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है,
यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाती है। यहीं पर ये बच्चों ये न्यूक्लियोलस वापस आ गई। प्रोफेज में न्यूक्लियोलस गायब हुई थी, यहां वापस आ जाती है। प्रोफेज में हमने सीखा था ईआर गोल्जी बॉडी डिसअपियर, यहां ईआर गोल्जी बॉडी वापस आ जाती है। कहने की बात इतनी सी है, जो चीजें प्रोफेज में डिसअपियर होती हैं वही वापस टीलोफेज में रीअपियर हो जाती है। क्लियर? तो हमने टीलोफेज में क्या क्या सीखा, पॉइंट को नोट भी कर लेते हैं। क्रोमोसोम लॉस देयर आइडेंटिटी एज डिस्क्रीट एलिमेंट, मतलब यहां पर क्रोमोसोम अच्छे से पहचाने जा रहे थे, यहां उनकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई क्योंकि क्रोमेटिन आ चुका है। साथ ही साथ क्रोमोसोम डीकंडेंस और ये क्रोमेटिन बना लेते हैं, इसी वजह से ऐसा होता है। न्यूक्लियर इन्वेलप रिफॉर्म, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म हो जाती है। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर ये सब भी रिफॉर्म हो जाते हैं। तो प्रोफेज का सारा उल्टा काम होता है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है रिवर्स प्रोफेज। एक बात आप बड़े ध्यान से आप नोटिस भी कर रहे होंगे कि टीलोफेज के डायग्राम में हमने हल्का सा यहां पर ऐसे कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट बनाए, यहां पर ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन आपको दिख रहा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी चालू हो चुका है। यह बात याद रखना, साइटोकाइनेसिस ऐसा नहीं है कि टीलोफेज खत्म होने के बाद चालू होता, नहीं, साइटोकाइनेसिस की स्टार्टिंग लेट एनाफेज में ही हो जाती है। मतलब इस लेट एनाफेज में ही यहीं पर हल्का हल्का साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है। और टीलोफेज में आप देखोगे यहां पर अच्छे से आप लोगों को ऐसे साइटोप्लाज्म भी ऐसे डिवाइड होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, साइटोकाइनेसिस शुरू लेट एनाफेज में होता है और टीलोफेज में कंटिन्यू चल रहा है। अब टीलोफेज में आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी हो रहा है। यानी लास्ट में आके कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस साथ साथ चल रहे होते हैं और लगभग एक साथ ही ये फाइनली कंप्लीट भी हो जाते हैं। हम बच्चों जब सेल साइकिल का डायग्राम बनाते हैं तो पहले कैरियोकाइनेसिस लिखते हैं, फिर साइटोकाइनेसिस लिखते हैं। तो बच्चों के दिमाग में भी यही रहता है कि पहले कैरियोकाइनेसिस होता होगा, फिर आराम से बैठ के साइटोकाइनेसिस कराते होंगे। ऐसा नहीं है, ये कैरियोकाइनेसिस तो चल ही रहा है, इसी टाइम साइटोकाइनेसिस लेट एनाफेज में स्टार्ट हो जाएगा और टीलोफेज के साथ साथ लगभग ये साइटोकाइनेसिस भी खत्म हो जाता है। तो टीलोफेज में क्या क्या सीखा, ये हमने सारे पॉइंट यहां पे नोट भी कर लिए, ये आना भी चाहिए। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में अच्छे से बताना। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, कहां क्या हुआ होगा बताइए। क्वेश्चन आता है क्रोमोसोम मूव टू इक्वेटर, आंसर आप लोग को देना है, बताइए क्या आएगा। वेरी गुड, मेटाफेज। क्वेश्चन आएगा सेंट्रियोल मूव टू पोल, सेंट्रियोल मूव्स टू पोल। प्रोफेज, क्रोमोसोम मूव्स टू पोल, हां। एनाफेज, क्रोमोसोम नंबर का डबल होना, यस एनाफेज। स्पिंडल फाइबर का क्रोमोसोम से जुड़ना, मेटाफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म, टीलोफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियर होना, प्रोफेज। माइटोटिक स्पिंडल की असेंबली, हां प्रोफेज। कौन सी फेज के अंदर न्यूक्लियोलस रिफॉर्म हुई, टीलोफेज। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुई, प्रोफेज। डीएनए कंटेंट डबल होना, एस फेज। क्रोमोसोम डबल होना, एनाफेज। तो ऐसे घुमा फिरा के मैं यहां कई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूं, इन क्वेश्चनों को आपको आंसर आना चाहिए। और डायग्राम भी ध्यान रखना, क्रोमोसोम ऐसे पोल पे दिखा रखे, क्रोमोसोम पोल पे दिखा रहे मतलब वो एनाफेज का है। और एनाफेज में आप देखोगे एक क्रोमोसोम पर एक ही क्रोमेटिड होगा क्योंकि सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया था। और अगर यहां पर ऐसे फरो बनती हुई दिख रही है, मतलब हल्का सा कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा है, ऐसे 2 न्यूक्लियस दिखने लगे हैं, मतलब वो टीलोफेज का डायग्राम है। तो इन डायग्राम की पहचान भी आप ध्यान रखिए। चारों स्टेज के डायग्राम में आउटलाइन आपको समझा देता हूं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटती दिख रही है मतलब प्रोफेज। क्रोमोसोम बिल्कुल बीच में जमा है मतलब मेटाफेज। ऐसे पोल की तरफ क्रोमोसोम बना रखे मतलब एनाफेज। 2 न्यूक्लियस बीच में से कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब टीलोफेज। तो इन स्टेज के क्या डायग्राम होते हैं यह भी आप ध्यान रखिए। अच्छा, इनमें कहां कितने क्रोमोसोम होते होंगे, इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन भी देता हूं, नोट करिएगा। एन अनियन रूट टिप सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, फाइंड आउट क्रोमोसोम नंबर एंड डीएनए कंटेंट इन ईच फेज ऑफ इट्स सेल साइकिल। सेल साइकिल की हर स्टेज के अंदर, मतलब G1 से लेके टीलोफेज तक, एंड तक, हर स्टेज में कितना क्रोमोसोम है, कितना डीएनए है, अनियन के अंदर आपको एक काउंट करना है। मतलब आपको G1 से चालू करना है, फिर एस, फिर G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, हर स्टेज में आपको बताना है। अच्छा, पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि अनियन में क्रोमोसोम नंबर कितने। अरे तब तो इनके बारे में बता पाएंगे। तो आप लोग वो क्रोमोसोम नंबर याद भी रखे बच्चों। G1 के अंदर मैं समझा देता हूं आपको, 2n = 16 होंगे क्रोमोसोम नंबर, और डीएनए हमेशा डिप्लॉइड सेल है तो 2C से लिख देंगे। अब आप लोग बाकी में लिखो, सोल्व करो सभी।
अपनी कॉपी में सबका आंसर आना चाहिए इसका। इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। लिखा सबने? एस फेज में बताइए क्या रहेगा? 16/4c। अच्छा 4c क्यों होगा? डीएनए डबल हो गया, तो क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहेगी लेकिन डीएनए यहां डबल हो जाएगा। बताओ G2 में सेम 16/4c, और यही चलता रहेगा कब तक? एनाफेज तक। प्रोफेज में भी 16/4c, मेटाफेज में भी 16/4c, यही आंसर आ रहा होगा। मेटाफेज की बात करें तो मेटाफेज का डायग्राम भी देख लेते हैं। मेटा मतलब मिडिल, क्रोमोसोम बीच में जमा है। यहां ऐसे क्रोमोसोम सिखाने के लिए मैंने 2 बना रखे हैं, लेकिन बच्चों ऐसे यहां पर टोटल ऐसे यहां पर 16 होंगे, ऐसे 16, 1 2 3 चलते चले 16 क्रोमोसोम है, और टोटल डीएनए यहां 4c था। सारे क्रोमोसोम बीच में जमा है, यही तो मेटाफेज है। एनाफेज की बात करें, बताइए बच्चों एनाफेज में आप बताओ क्या आंसर आया? हाँ यहां पर ये 16 है तो यहां 32, क्रोमोसोम डबल हो जाएगा, लेकिन डीएनए 4c का 4c रहेगा। अच्छा इसको डायग्राम से भी समझ लेते हैं। यहां पर जैसे एनाफेज आई, इन सबके सेंट्रोमियर डिवाइड हुए, सेंट्रोमियर डिवाइड हुए मतलब ये डबल हो गए। अच्छा ये टोटल डबल हो गए, तो इनमें से डबल हो गए मतलब 16 के डबल 32 हो गए। अब इस 32 में से मैं यहां पूछता तो यहां हो जाएंगे 16, यहां हो जाएंगे 16। अरे टोटल 32 है, एक एक पोल पे अगर हम बात करें तो इस पोल पे 16, इस पोल पे 16 आ जाएगा। टोटल डीएनए 4c है तो यहां आ जाएगा 2c और यहां आ जाएगा 2c। अरे टोटल 4c है तो 2c 2c हम लिख सकते हैं, तो इस पोल पर 16 2c, इस पोल पर भी 16 2c रहेगा। यह क्रोमोसोम नंबर कैसे लिखा समझ में आया बच्चों? एक खास बात, यहां पर बच्चों मैंने 4n कंडीशन लिखी, क्यों? हां क्रोमोसोम डबल हो गए तो प्लोइडी भी डबल हो जाती है, तो यहां तक तो 2n ही चलता रहेगा, मेटाफेज तक 2n, लेकिन एनाफेज में प्लोइडी इंक्रीज हो जाती है तो 2n का 4n हो जाएगा। क्लियर? टीलोफेज की बात करें, टीलोफेज का मैं समझाता हूं कैसे लिखा होगा आपने। टीलोफेज के अंदर ये जो न्यूक्लियस होता है, अब ये 16 2c है तो इससे ये न्यूक्लियस तैयार हो गया और इनसे ये न्यूक्लियस तैयार हो गया, तो यहां 16 2c वही तो यहां आएगा बच्चों। अरे यहां टोटल 16 क्रोमोसोम है, सिखाने के लिए 2 बनाए, इधर 16 है इधर भी 16 है, इन 16 से ये क्रोमोसोम मतलब ये न्यूक्लियस तैयार, इन 16 से ये न्यूक्लियस तैयार, तो 16/2c 16/2c। तो टीलोफेज में आपसे कहा जाए तो पर न्यूक्लियस अगर हम आंसर दे, और आंसर पर न्यूक्लियस ही देना होता है, 16/2 से आंसर आ जाएगा। फिर बच्चों इसका साइटोकाइनेसिस करा दे तो ये 2 सेल बन जाएगी। अब आप ध्यान देखो, स्टार्टिंग में 16 क्रोमोसोम, लास्ट में डॉटर सेल में भी 16, यहां डीएनए 2c यहां भी 2c, यानी मदर सेल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर सेम, डीएनए सेम, और इसी डिवीजन को हम कह देंगे माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन। तो ये बच्चों माइटोसिस समझ रहे थे कि इसमें क्या क्या होता है। जो बातें यहां पर आपको समझाई क्लियर हुई? तो ये हर स्टेज में कितना क्रोमोसोम है, कितना डीएनए है, ये आप लोग ध्यान भी रखें, इसको नोट भी कर लेना बच्चों। ये नोट कर लिया? तो इस तरह के यहां पर क्वेश्चन बनते हैं। और 2 बातें ध्यान रखना है, क्रोमोसोम नंबर डबल एनाफेज में, डीएनए डबल एस फेज में, बाकी जगह चेंज नहीं होता है। क्लियर? और इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस भी रखें। साइटोकाइनेसिस हम समझने जा रहे हैं बच्चों। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। हमने बच्चों कैरियोकाइनेसिस तो समझ लिया है, अब साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड करता है उसके बारे में हम समझेंगे। साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है साइटोकाइनेसिस, ये लेट एनाफेज में ही स्टार्ट कर दिया जाता है। लेट एनाफेज के अंदर ही साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है। अब ये जो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस है, ये प्लांट और एनिमल की बात करें तो अलग अलग मेथड से होती है, दोनों में अलग अलग तरीका है। हमने अभी तक जो कैरियोकाइनेसिस सीखा था वो तो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, हर जगह एक जैसे चलता है, जहां पे भी माइटोसिस होगा सब जगह एक जैसा होगा। लेकिन साइटोकाइनेसिस की अगर हम बात करें तो ये एनिमल और प्लांट में अलग अलग मेथड से होगा। एनिमल के अंदर तो होता है फरो फॉर्मेशन मेथड या क्लीवेज मेथड, और प्लांट के अंदर चलती है सेल प्लेट मेथड। दोनों में अलग अलग मेथड क्यों होती है, इसके पीछे बेसिक रीजन सेल वॉल ही है। प्लांट के अंदर हार्ड सेल वॉल होती है तो उससे बच्चों वहां फरो नहीं बन पाती, इसलिए यहां पर सेल प्लेट बनानी पड़ती है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। एनिमल के अंदर साइटोकाइनेसिस यानी फरो मेथड के द्वारा सेल फरो मेथड, ये कैसे होता है समझिएगा। ये बच्चों एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर हम सभी जानते हैं सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल तो होती नहीं है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है आप जानते हो क्वासी फ्लूइड नेचर की है, और क्वासी फ्लूइड नेचर होने की वजह से इसमें इसको बीच में से ऐसे आसानी से प्रेस करा सकते हैं। अब इसको ऐसे प्रेस कराने के लिए क्या किया जाता है,
इन सेल के बिल्कुल बीच में एक रिंग तैयार की जाती है। ऐसे बच्चों इनके बीच में ऐसी रिंग लगा देते हैं। ये जो बीच में यहां रिंग बनती है, इस रिंग को कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग एक्टिन और मायोसिन से बनी होती है। मतलब यहां पर बीच में ऐसे एक्टिन प्रोटीन होंगे, मायोसिन होंगे, एक्टिन मायोसिन की रिंग बनी होती है। अच्छा, एक्टिन का ही फिलामेंट एक तरह से माइक्रोफिलामेंट की बनी होती है। तो ये एक्टिन के माइक्रोफिलामेंट होते हैं, बीच बीच में मायोसिन होता है। और ये कहां बनती है? सेल के बिल्कुल बीच में बनती है, सेंटर में। जैसे सेल है तो इसके बिल्कुल बीच में, यहां पर बिल्कुल सेंटर में, यहां बच्चों ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है। अच्छा, ये नाम से समझ में आ रही है, कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता होगा। और आप जानते भी एक्टिन है, मायोसिन है, तो कॉन्ट्रैक्शन तो होगा। और जब इनके अंदर ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये बच्चों इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से ये मेम्ब्रेन को ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे। और जब ये मेम्ब्रेन को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो मेम्ब्रेन के अंदर आप देखो ऐसे यहां पर डीप फरो बनती जा रही है, ये फरो तैयार होती जा रही है। अच्छा, ऐसी खांच बन रही है, इसी खांच को हम कहेंगे फरो। तो यहां फरो तैयार हो रही है। और ये कौन कर रहा है? ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। तो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग इसको कॉन्ट्रैक्ट करती जाती है और यहां पर ऐसे फरो बनती जाती है। अब क्या होगा? धीरे धीरे इसको और डीप किया जाएगा। और जब ये दोनों साइड से और डीप होती जाएगी तो फाइनली एक दूसरे के पास आएगी और इस तरह से यहां पर टू सेल का फॉर्मेशन हो गया। आप देखेंगे ये साइटोप्लाज्म में से डिवाइड हुआ और फाइनली टू सेल बन गई। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन ये हमने साइटोकाइनेसिस समझा। साइटोकाइनेसिस के टाइम पे फरो बनी, इसलिए मेथड का नाम फरो फॉर्मेशन। और इसमें रोल किसका है? माइक्रोफिलामेंट। ये एक्टिन के फिलामेंट जो होते हैं, याद करो, साइटोस्केलेटन में हमने सीखा भी था, माइक्रोफिलामेंट के ये बने होते हैं। क्लियर? एक बात यहां पर आप ध्यान दे रहे होंगे, साइटोकाइनेसिस यहां से स्टार्ट हुआ, मतलब पेरीफेरी से, और धीरे धीरे हम सेल के सेंटर की तरफ आ रहे हैं, पेरीफेरी टू सेंटर आ रहे हैं। तो ऐसे ऑर्डर को हम सेंट्रीपिटल ऑर्डर कहते हैं। तो साइटोकाइनेसिस में दो ध्यान रखना, एनिमल की मेथड का नाम फरो फॉर्मेशन मेथड है और यहां सेंट्रीपिटल ऑर्डर चलती है। क्लियर? कैसे ये प्रोसेस हुई? क्लियर हुआ सबको अच्छे से? अब जो हम समझते हैं प्लांट के बारे में, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल, सेल प्लेट मेथड के थ्रू होगा। ये बच्चों प्लांट सेल है। प्लांट सेल के बिल्कुल मिडिल में यहां पर ऐसे टू न्यूक्लियस तो हो चुके होंगे। अब मिडिल के अंदर यहां सबसे पहले ये गोल्जी वेसाइकल अरेंज होती है, बिल्कुल बीच में से ईआर के फ्रेगमेंट अरेंज हो जाते हैं। साथ ही साथ ऐसे स्पिंडल फाइबर के फ्रेगमेंट भी अरेंज हो जाते हैं। यानी सेल के बीच में तीन चीजें अरेंज हो गई, गोल्जी बॉडी, ईआर और स्पिंडल फाइबर के फ्रेगमेंट्स। इनमें से मेन यहां पर गोल्जी बॉडी रहती है, मतलब गोल्जी वेसाइकल रहती है। ये जो तीनों यहां अरेंज हुए हैं, ये स्ट्रक्चर एक तरह की वो फ्रेगमोप्लास्ट आप कह सकते हो, ये फ्रेगमोप्लास्ट स्ट्रक्चर बनती है। अभी ये सेल के बिल्कुल बीच में बनी है। अब क्या होगा? धीरे धीरे बच्चों ये इतना जो सेक्शन है, अब ये पूरी सेल के बीच में से फैल जाता है। ये बिल्कुल सेल के बीच में से अरेंज होते जाते हैं। मतलब यहां पर ऐसे और गोल्जी वेसाइकल अरेंज होती जाएगी, ईआर के टुकड़े अरेंज होते जाएंगे, स्पिंडल फाइबर अरेंज होते जाएंगे। सेल के बीच में आप ध्यान से देखोगे तो अब आपको एक ऐसा लगेगा जैसे कोई प्लेट बना रखी है, और इसी को नाम दे दिया जाता है सेल प्लेट। मतलब ये जो फ्रेगमोप्लास्ट स्ट्रक्चर थी, अब ये सेल प्लेट में चेंज हो जाती है। इतना सा था फ्रेगमोप्लास्ट, पूरा बन गया तो सेल प्लेट। अब मुझे बताओ सेल प्लेट में मेन कंपोनेंट क्या है? गोल्जी वेसाइकल। और हम जब गोल्जी बॉडी के फंक्शन समझ रहे थे, वहां आया भी था, गोल्जी बॉडी का एक फंक्शन होता है प्लांट के अंदर सेल प्लेट का फॉर्मेशन, और यही तो बच्चों हम समझ रहे हैं। अच्छा, ये जो बच्चों गोल्जी वेसाइकल से ये वेसाइकल आपस में फ्यूज होने लगती है, ये वेसाइकल सब आपस में फ्यूज होती है और साथ ही साथ रिलीज करती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। समझ में आना चाहिए, कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट, मतलब यही सेल प्लेट धीरे धीरे ऐसे बच्चों यहां पर मिडिल लेमिला में चेंज हो जाती है। मतलब यही सेल प्लेट फिर मिडिल लेमिला में चेंज हो जाती है, क्योंकि इसने क्या रिलीज किया? कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट, और उन्हीं से मिडिल लेमिला तैयार होगी। और मिडिल लेमिला बनने के बाद यहां पर ऐसे सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, जो कि एक तरह की प्राइमरी सेल वॉल होगी। तो प्राइमरी सेल वॉल बनेगी, फिर उसके बाद सेकेंडरी बनती जाएगी, और इस तरह से यहां पर दो सेल तैयार हो जाती है। अच्छा, यहां पर बड़ा सिस्टमेटिक काम हुआ। सेल के सेंटर में कुछ गोल्जी वेसाइकल अरेंज हुई, धीरे धीरे एक प्लेट बन गई, वही सेल प्लेट बनी, फिर सेल प्लेट ही मॉडिफाइड होकर मिडिल लेमिला बनी, और फिर उसके साइड में सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कैसे ये साइटोकाइनेसिस हुआ? क्लियर हुआ सबको अच्छे से? एक बात आप यहां पर जरा ध्यान भी देना, यहां शुरुआत सेंटर से हुई, सबसे पहले सेंटर में अरेंज हुए, फिर ये ऐसे अरेंज होते जाएंगे, पेरीफेरी की तरफ जाएंगे। बताओ कहां से कहां? सेंटर टू पेरीफेरी। और सेंटर टू पेरीफेरी जा रहे हैं तो यहां सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर होता है।
तो प्लांट में साइटोकाइनेसिस का ऑर्डर पूछे तो आप सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर बताएंगे। एनिमल में सेंट्रीपिटल और प्लांट में सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर, और दोनों में मेथड भी अलग है। एनिमल में फरो और प्लांट में सेल प्लेट। जो बात यहां समझाए क्लियर हुई बच्चों अच्छे से? माइटोसिस के क्या सिग्निफिकेंस है, उनसे क्या बेनिफिट होता है, इसके बारे में समझते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का सबसे पहला सिग्निफिकेंस आता है ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हम अपनी ही बात करें, हम बच्चों मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन हम सबकी बॉडी की शुरुआत, हम सबकी लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल से हुई थी जिसको हम जाइगोट कहते हैं। स्टार्टिंग में हम सबके अंदर एक ही सेल थी, जाइगोट, और उसी जाइगोट से आज हमारे अंदर बिलियंस ऑफ सेल आ गए। बताओ कैसे? वही सेल डिवीजन, और यहां जो डिवीजन हुआ होगा माइटोसिस। तो मेन माइटोसिस की वजह से ही हम अपनी ग्रोथ कर पाते हैं। तो ग्रोथ में माइटोसिस का बड़ा रोल है। इसी का सेकंड रोल आता है रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल, या पुरानी सेल को रिपेयर करना। मतलब बॉडी में कोई सेल बहुत पुरानी हो गई, उसको रिप्लेस करना है, तो उसके लिए भी माइटोसिस काम में लेते हैं। जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल ले, आरबीसी। आप सभी जानते हैं आरबीसी 120 डेज में डिस्ट्रॉय हो जाती है। आरबीसी 120 दिन में खत्म हुई, तो क्या नई आरबीसी बनाना तो पड़ेगी। ठीक है, उस आरबीसी में डिवीजन नहीं होगा, लेकिन जो इरिथ्रोपोइटिक सेल्स होती है उनमें तो डिवीजन हो रहा होगा। कौन सा? माइटोसिस, और उन्हीं से तो नई आरबीसी बन रही होगी। तो यहां पर पुराने आरबीसी को रिप्लेस करना है, या और भी हो सकता है एपिडर्मिस की जो अपर लेयर की सेल्स होती है वो हटती जाती है, उनकी जगह नई सेल आ रही है, वो भी माइटोसिस से होती है। इंटेस्टाइन की जो गट होती है, इसकी इनर लाइनिंग की सेल भी हटती जाती है, नई सेल बनती जाती है। ये सब कुछ माइटोसिस से होता है। तो माइटोसिस पुरानी सेल को रिप्लेस करने में काम में लिया जाता है। इसी का एक बड़ा अच्छा यूज होता है वुंड हीलिंग। कहीं पर चोट लग जाए, चोट लग गया तो सेल हट गई, तो वहां जो नई सेल बनेगी वो भी माइटोसिस से बनती है। इसी का एक बड़ा फायदा होता है मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। सेल की साइज बड़ी होती है तो वहां पर साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा हो जाता है, तो न्यूक्लियस उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए माइटोसिस किया जा सकता है। तो माइटोसिस के ऐसे कई सिग्निफिकेंस होते हैं, ये सिग्निफिकेंस आप ध्यान भी रखें। मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस हम समझ रहे हैं। माइटोसिस के कुछ मॉडिफाइड फॉर्म देखे गए हैं। इसमें पहला आता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब होता है जिसमें फ्रीली न्यूक्लियस ही डिवाइड करे। न्यूक्लियस का डिवीजन मतलब कैरियोकाइनेसिस। तो केवल कैरियोकाइनेसिस हो, साइटोकाइनेसिस ना हो, तो केवल फ्रीली कैरियोकाइनेसिस चलता जाए, तो उसी को फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, यहां पर एक सेल ली, इसमें सबसे पहले वही कैरियोकाइनेसिस कराया। कैरियोकाइनेसिस के बाद ये 2 न्यूक्लियस बन गए, 1 से 2 न्यूक्लियस बन गए। अब बच्चों यहां पर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। लेकिन किसी वजह से साइटोकाइनेसिस हुआ नहीं और फिर से कैरियोकाइनेसिस हो गया। अच्छा, कैरियोकाइनेसिस हुआ मतलब फिर से न्यूक्लियस डबल, तो इस 2 के डबल यहां 4 न्यूक्लियस हो गए। तो आप क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियस की नंबर बढ़ती जा रही है। सेल एक ही है लेकिन न्यूक्लियस की नंबर बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। तो कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होने की वजह से ही ऐसे बच्चों न्यूक्लियस की नंबर बढ़ती जा रही है, और एक सेल में कई न्यूक्लियस आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन को फिर हम मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसे हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कह देते हैं। तो यहां पर आप बताइए, केवल न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए नाम दे दिया गया फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में लिखा है, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। तो लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल वहां पर बता रखा है। अगले नंबर पे लेते हैं एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस एक स्पेशल टाइप का माइटोसिस होता है जिसके अंदर डिवीजन के बाद न्यूक्लियस की नंबर सेम रहती है लेकिन क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं। यानी एक ही न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का डबल हो जाना, इसी को बच्चों कहा जाता है एंडोमाइटोसिस। ये एंडोमाइटोसिस एक स्पेशल पॉइजन की वजह से होता है जिसका नाम आपने सुना होगा, कोल्चिसिन। कोल्चिसिन की वजह से एंडोमाइटोसिस हो जाता है। ये कोल्चिसिन स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को रोक देता है और इसी वजह से ये एंडोमाइटोसिस की प्रोसेस प्रमोट होती है। कोल्चिसिन जब स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को रोकता है तो इससे डिवीजन मेटाफेज में रुक जाता है। अच्छा, मेटाफेज में डिवीजन रुका रहेगा, लेकिन अगर उससे आगे डिवीजन प्रमोट हो जाए तो इससे एंडोमाइटोसिस हो जाता है। कैसे होता है समझिएगा। ये बच्चों प्रोफेज स्टेज है। इसके अंदर आप लोगों को एक ही न्यूक्लियस दिख रहा है और उस न्यूक्लियस के अंदर आपको 2 क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं। मतलब 1 न्यूक्लियस हैविंग 2 क्रोमोसोम। एक न्यूक्लियस के अंदर यहां पर 2 क्रोमोसोम है। क्लियर। अब बच्चों यहां पर साइटोप्लाज्म के अंदर वही एस्ट्रल रेस बन रही होगी, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हुए होंगे। इसी टाइम सेल के अंदर एक केमिकल डाल दिया गया, कोल्चिसिन।
यहां पे कोल्चिसिन डाल दिया जाए। कोल्चिसिन क्या करता है, स्पिंडल फाइबर बनने नहीं देता, मतलब यहां स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन बंद हो गया, स्पिंडल फाइबर नहीं बनने देता है। अब जो होता क्या है, स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे तो डिवीजन रुकेगा। जब तक कोल्चिसिन अपना काम कंप्लीट कर पाता है तब तक मेटाफेज तो आई जाती है। अच्छा, जब मेटाफेज आ जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां टूट जाती है, ये क्रोमोसोम ऐसे बिखर जाते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान दे रहे होंगे, क्रोमोसोम के साथ यहां स्पिंडल फाइबर नहीं जुड़े। क्यों? हां, इसलिए नहीं जुड़ पाए क्योंकि कोल्चिसिन ने स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को बंद कर दिया। इसका काम ही यही है, स्पिंडल फाइबर बंद कर देना। अच्छा, स्पिंडल फाइबर नहीं बन पाते, डिवीजन यहीं रुका रहता है, यहीं रुका रहेगा। मेटाफेज में आके डिवीजन को रोक देता है। लेकिन अगर यह डिवीजन आगे प्रमोट करना है तो एक स्पेशल चीज का होना जरूरी होता है, जिसे कहा जाता है एपीसी। एपीसी का फुल फॉर्म होता है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, या एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर भी आप कह सकते हो। एनाफेज को प्रमोट करने वाला कॉम्प्लेक्स, अगर इसके अंदर एपीसी मिला दिया जाए, अगर ये मिला दिया जाए तभी जाके ये मेटाफेज से एनाफेज में प्रमोट होगा। और अगर एनाफेज में प्रमोट हो गया एपीसी की वजह से, तब तो फिर एनाफेज आते ही इनके यहां पर सेंट्रोमियर डिवाइड होंगे, मतलब ये क्रोमेटिड अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन एक खास बात, यहां क्रोमोसोम 2 के बजाय 4 हो गए क्योंकि सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया। अच्छा, क्रोमोसोम डबल हो गए, मतलब क्रोमोसोम 2n के बजाय 4n इक्वल टू 4 हो गया। यहां 2 क्रोमोसोम थे, यहां 4 हो गए, डबल हो गए। लेकिन ये क्रोमोसोम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे। क्यों? स्पिंडल फाइबर नहीं, और जब स्पिंडल फाइबर नहीं है तो क्रोमोसोम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते। अब बच्चों, जब क्रोमोसोम का प्रॉपर बंटवारा नहीं हो रहा था तो सेल ने समझदारी दिखाते हुए इन सबके चारों तरफ, जैसे एनाफेज आएगी, इन सबके चारों तरफ केवल एक ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दी, क्योंकि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं रहे थे। अच्छा, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे थे तो सबके चारों तरफ एक ही मेम्ब्रेन बना दी, एक ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तैयार। अब आप देखो, यहां पर न्यूक्लियस 1, यहां पर भी 1 है, मतलब न्यूक्लियस तो एक ही रहा, लेकिन क्रोमोसोम यहां 2 के बजाय 4 हो गया। तो एक ही न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का डबल हो जाना, इसी को हम एंडोमाइटोसिस कहते हैं। यह सब इस कोल्चिसिन की वजह से हो रहा है। तो कोल्चिसिन ऐसे एंडोमाइटोसिस को प्रमोट करता है। और एक खास बात, यहां कंडीशन 2n थी, लेकिन इस सेल की कंडीशन तो 4n हो गई, यानी प्लोइडी को डबल कर दिया, यानी इसकी वजह से फाइनली आ जाती है पोलीप्लोइडी। तो यह पोलीप्लोइडी को इंड्यूस करता है। और आप जानते ही है, कोल्चिसिन का काम पोलीप्लोइडी लाने में ही होता है। तो कोल्चिसिन की वजह से फाइनली ये पोलीप्लोइडी आ जाती है, लेकिन उसके साथ साथ एपीसी का होना भी जरूरी होता है। जो बात यहां आपको समझे, क्लियर हुई? आउटलाइन आपको देता हूं। एंडोमाइटोसिस किसे कहते हैं? ऐसा डिवीजन जिसमें न्यूक्लियस के नंबर सेम रहे लेकिन क्रोमोसोम नंबर पर न्यूक्लियस डबल हो जाए, उसे हम एंडोमाइटोसिस कहते हैं। यह सब कोल्चिसिन की वजह से होता है और फाइनली यहां पोलीप्लोइडी आती है। तो क्या हमने सीखा? डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम विदाउट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो डिवाइड नहीं किया, क्रोमोसोम डबल हो गए। अच्छा, ये पोलीप्लोइडी को इंड्यूस करता है अल्टीमेटली। ये सब मतलब वही क्रोमोसोम के सेट को डबल करा देता है। कोल्चिसिन पोलीप्लोइडी इंड्यूस कराता है प्लांट के अंदर। कोल्चिसिन एक माइटोटिक पॉइजन होता है जो स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को रोक देता है। ये एंडोमाइटोसिस के कुछ खास स्पेशल पॉइंट है। अगले नंबर पे आता है एंडोरीडुप्लीकेशन। एंडोरीडुप्लीकेशन में क्या होता है कि एक ही क्रोमोसोम के अंदर डीएनए कंटेंट बढ़ने लग जाता है। मतलब यहां पर क्रोमोसोम एक है, एक क्रोमोसोम में जैसे एक डीएनए था, रेप्लिकेट हुआ तो 2 हो गया, लेकिन इसके अंदर बार बार डीएनए रेप्लिकेशन होता जाता है। ऐसे यहां पे बार बार डीएनए रेप्लिकेशन होता जाता है और एक ही क्रोमोसोम में कई बार 512 डीएनए या इसके भी डबल हो जाते हैं। और जब क्रोमोसोम में इतने डीएनए हो जाएंगे, यानी एक तरह से इतने क्रोमेटिड हो जाएंगे, ये सेपरेट नहीं हो पाते और इसी से कंडीशन आती है पोलीटेनी। और इस पोलीटेनी से क्रोमोसोम बना है, नाम बोलो, पोलीटीन क्रोमोसोम, सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम। वो एक तरह का एंडो रीडुप्लीकेशन ही है। एंडो रीडुप्लीकेशन में क्या होता समझना, एक ही क्रोमोसोम के अंदर डीएनए की नंबर बहुत ज्यादा हो जाए, क्रोमोसोम एक ही है पर डीएनए बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसको पोलीटेनी कहते हैं। और ये सब एंडो रीडुप्लीकेशन कहलाता है। द पोलीटीन क्रोमोसोम फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ एंडोमाइटोसिस। अच्छा, क्रोमेटिड रेप्लिकेट हो जाते हैं लेकिन वो सेपरेट नहीं हो पाते। रेप्लिकेशन तो हो गया, इतने सारे क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो पाए, इसी कंडीशन को हम पोलीटेनी कहते हैं। एक स्पेशल टाइप का डिवीजन और आपने सुना होगा एमाइटोसिस। एमाइटोसिस डायरेक्ट सेल डिवीजन है। हम जो माइटोसिस और मियोसिस पढ़ते हैं वो इनडायरेक्ट होता है, जबकि एमाइटोसिस डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट सेल डिवीजन का मतलब इसमें
हाँ, यहां कोई स्पिंडल फाइबर नहीं बनते, कोई प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं बनते, बस सेल है, डीएनए डबल करो, बीच में से काट दो, ये डिवीजन खत्म, ऐसे समझिएगा। अच्छा, ये जनरली प्रोकैरियोट्स के अंदर देखा जाता है, कुछ यूकैरियोटिक सेल में भी इसको ऑब्जर्व किया गया है। जनरली ये प्रोकैरियोट्स में मिलता है। ये सेल है, अब इस सेल के अंदर ये डीएनए यहां बैठा है, तो सबसे पहले क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए डबल कर दिया, मतलब ये डीएनए था, एक कॉपी और तैयार कर दी। अब जो डीएनए रेप्लिकेशन करने के बाद दोनों को अलग अलग कर देंगे। यहां पर सेल के अंदर सबसे पहले इन्वेजिनेशन होता है, ऐसे इन्वेजिनेशन होता है, फिर ये इन्वेजिनेशन ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा, और फिर बच्चों सेल सेपरेट होकर 2 सेल बना लेती है। तो यहां हुआ क्या, डीएनए डबल किया, बीच में से काटा, 2 सेल तैयार हो गई। ना कोई स्पिंडल फाइबर बने, ना कोई क्रोमोसोम बने, ना कोई हिस्टोन का चक्कर, कुछ नहीं है, बस डीएनए डबल करो, बीच में से काट दो, खत्म, डायरेक्ट काम हो रहा है। इसलिए इसको हम डायरेक्ट डिवीजन कहते हैं। एग्जाम्पल हम पूछे तो प्रोकैरियोट के अंदर एक तरह का जो बाइनरी फिजन है वो एमाइटोसिस ही है। जो बातें यहां पर आपको समझाई, क्लियर हुई बच्चों अच्छे से? नेक्स्ट सेल डिवीजन बच्चों हम समझने जा रहे हैं, वो है मियोसिस। मियोसिस बच्चों ऐसा डिवीजन होता है जिसमें डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर मदर सेल के कंपैरिजन में हाफ हो जाते। अगर मदर सेल में 46 है तो डॉटर सेल में 23 हो जाएंगे। हाफ हो जाना, इसी को कहा जाता है मियोसिस। तो ऐसा डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ करेंगे, डीएनए भी हाफ करेंगे, ऐसे डिवीजन को हम मियोसिस कहते हैं। मियोसिस बच्चों मेनली हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर चलते हैं, जिससे फाइनली गैमिट का फॉर्मेशन किया जाता है। यानी मियोसिस का मेन पर्पस होता है गैमिट फॉर्मेशन के लिए ये डिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों को समझाने के लिए ये बच्चों यहां पर एक डिप्लॉइड सेल ली है। इस डिप्लॉइड सेल को हमें मियोसिस से डिवाइड करना है। जब भी बच्चों मियोसिस की बात आती है तो मियोसिस में हमेशा 2 बार डिवीजन करना पड़ता है। इसमें सबसे पहला डिवीजन चलता है जिसको हम कहते हैं मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में ये 2n सेल ऐसे बच्चों n सेल में कन्वर्ट हो जाती है, 2n से n बन जाता है। अब बच्चों ये जो सेल बनी है इसमें एक बार और डिवीजन होता है, उसे हम नाम दे देते हैं मियोसिस सेकंड। और जब मियोसिस सेकंड चलेगा तो फाइनली बच्चों ऐसी 4 सेल्स बन जाती है। अच्छा, ये पूरा मिला के मियोसिस है, ये पूरा मिला के मियोसिस है जिसमें एक्चुअली में 2 डिवीजन हुए। कौन कौन से? मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। और फाइनली बच्चों ऐसी 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल बनती है, जबकि मियोसिस में ऐसी कंप्लीट मियोसिस के बाद ऐसी 4 सेल्स बनती है। अच्छा, 2n से n का बनना, क्रोमोसोम का हाफ करना, ये मियोसिस में हो जाता है। जैसे यहां पर क्रोमोसोम 46 लेते हैं तो यहां पर ऐसे 23 आ जाएंगे, भाई ये 2n n है, क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। अब ये जो मियोसिस सेकंड होगा ये एक तरह से माइटोसिस के जैसा ही होता है, और माइटोसिस के जैसा होगा तो यहां n से वापस n बना है, मतलब यहां 23 तो यहां पे बच्चों क्रोमोसोम नंबर 23 रहेंगे। मियोसिस सेकंड सेम एज माइटोसिस, इसको माइटोसिस के जैसा हम कह सकते हैं, और इसको हमें ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। हमें जो मेनली समझना पड़ता है वो है मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस सेकंड माइटोसिस के जैसे ही होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम यहां रहती है, मतलब एक तरह का ये इक्वेशनल डिवीजन है। अच्छा, मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम हाफ होते हैं तो ये रिडक्शनल डिवीजन है, यहां 23 से 23 रहे। मियोसिस सेकंड में 23 से 23 रहे, इसका मतलब ये हो जाएगा इक्वेशनल डिवीजन। तो मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल, सेकंड वाले को हम कहेंगे इक्वेशनल डिवीजन। अच्छा, एक बात हमें यह समझ में नहीं आती है, मियोसिस का मतलब है क्रोमोसोम हाफ करना। क्रोमोसोम हाफ करना मतलब 46 से 23 करना, ये तो मियोसिस फर्स्ट में ही हो गया। मियोसिस फर्स्ट में ही क्रोमोसोम हाफ हो गया, तो फिर इस मियोसिस सेकंड की क्या जरूरत है? मतलब क्यों ये मियोसिस सेकंड करना पड़ता है? अरे क्रोमोसोम हाफ करना था, फर्स्ट में हो चुका है, फिर सेकंड की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी है? हाँ, मियोसिस सेकंड की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ती है क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में डीएनए कंटेंट हाफ नहीं होता। ऐसे समझो आप, यहां पर डीएनए को मैं 2C से लिखता हूं, सी वर्ड आ गया मतलब डीएनए, ध्यान रखा करो, यहां डीएनए 2C है। मियोसिस फर्स्ट के बाद आगे हम डिटेल में समझेंगे कि यहां पर भी डीएनए अभी भी 2C ही रहता है, मतलब डीएनए सी हुआ ही नहीं, हाफ हुआ ही नहीं। तो इस डीएनए को सी करने के लिए मियोसिस सेकंड चलाना पड़ता है, जहां ये 2C से फाइनली सी बनता है, यहां पे बच्चों ऐसे सी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मुझे बताइए, मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, तो मियोसिस सेकंड क्यों चलाया गया? डीएनए कंटेंट को हाफ करने के लिए मियोसिस सेकंड चलाना भी जरूरी है। तो दोनों मियोसिस का होना, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों का होना जरूरी है। फर्स्ट क्यों? क्रोमोसोम हाफ करने के लिए। सेकंड क्यों? डीएनए हाफ करने के लिए। तो हमने यही सीखा, मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, इससे बच्चों रिडक्शनल डिवीजन
या हेट्रोटाइपिक डिवीजन, क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप की सेल बनी, तो इसे हेट्रोटाइपिक डिवीजन भी कहते हैं। मियोसिस सेकंड में क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहते हैं बट डीएनए अमाउंट हाफ हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, इसी रिस्पेक्ट में इसको होमोटाइपिक या इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये रिडक्शनल है और ये इक्वेशनल डिवीजन होता है। अच्छा, ये जो मियोसिस की प्रोसेस होती है ये हो कहां रही है? तो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर हो रही होगी। जब मियोसिस को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आगे एक बात आपको सिखाई जाएगी कि मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर मतलब जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, आगे हम समझेंगे इसको, उनमें जीन ऐसे एक्सचेंज हो जाती है। तो यहां जीन एक्सचेंज होने की वजह से ये डॉटर सेल आपस में डिफरेंट हो जाती है। अच्छा, मदर सेल से तो डिफरेंट है ही, क्योंकि यहां क्रोमोसोम आप देखो हाफ ही दिख रहा है। तो डॉटर सेल मदर सेल से तो डिफरेंट है ही, साथ ही ये आपस में भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। तो मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से डॉटर सेल मदर सेल से डिफरेंट है, एज वेल एज इन रिस्पेक्टिव डॉटर सेल से भी डिफरेंट रहेगी। जेनेटिकली ये डिफरेंट रहती है। ये जो बात आपको अभी समझाई, क्लियर हुई सबको अच्छे से? चाहे तो आप इसको नोट करना चाहे तो कर भी लीजिएगा बच्चों। हमने क्या सीखा? मियोसिस टर्म फार्मर एंड मुरे, दो साइंटिस्ट ने दी है। रिडक्शनल डिवीजन है, क्रोमोसोम नंबर हाफ करते हैं, साथ साथ डीएनए भी हाफ करना होता है। अच्छा, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है गैमेट बनाने के लिए। इट प्रोड्यूस 4 हैप्लोइड सेल। अच्छा, और ये सेल जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज वेल एज मदर सेल। तो मदर सेल और ईच अदर ये आपस में डिफरेंट होती है। ये जो बातें समझाइए आप ध्यान भी रखिएगा। आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, ये एक सेल ली जो कि डिप्लॉइड है, इसमें सिखाने के लिए क्रोमोसोम नंबर 46 डीएनए 2C ले लिया और मैंने कहा बच्चों इसको मियोसिस से डिवाइड करो। मैं एक बेसिक आइडिया आपको मियोसिस का समझा रहा हूं, बेसिक समझा रहा हूं, डिटेल में हम आगे समझेंगे। जब भी डिवीजन कोई भी हो, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, दोनों ही डिवीजन के अंदर सबसे पहले डिवीजन की प्रिपरेशन करते हैं और उन तैयारियों का नाम इंटरफेस। इस इंटरफेस के 3 सेक्शन है, आप बताइए कौन कौन से? G1, S और G2, यही होता है। अब G1, S, G2 में क्या होता है ये बच्चों हम पहले ही समझ चुके हैं। जो हमने माइटोसिस में सीखा था वही बातें यहां पर भी होगी, अलग से समझाने की जरूरत नहीं है। हां, आप बताना रेप्लिकेशन कहां होगा? वेरी गुड, S फेज में, ट्यूबुलिन प्रोटीन G2 फेज में, तो ये आप सभी जानते हैं। अच्छा, यहां S फेज में रेप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब ये डीएनए 2C से कितना हो जाएगा बच्चों? 4C हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम तो 46 का 46 ही रहेगा। तो क्रोमोसोम 46 रहेंगे, डीएनए डबल हो जाएगा। अच्छा, G2 के बाद अब यहां पर चलेगी मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट है तो इसमें जो प्रोफेज आएगी, G2 के बाद आई प्रोफेज, तो यहां प्रोफेज को क्या कह देंगे? प्रोफेज फर्स्ट। इसके बाद आ जाएगी मेटाफेज फर्स्ट। मैंने बच्चों शॉर्ट में एम फर्स्ट लिखा, मतलब मेटाफेज फर्स्ट है। तो प्रोफेज फर्स्ट के बाद मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट के बाद एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट के बाद टीलोफेज फर्स्ट। ये मेटाफेज है, ये एनाफेज है, ये टीलोफेज है, यही। अच्छा, फर्स्ट क्यों लगा दिया? क्योंकि मियोसिस फर्स्ट था, तो यहां सब जगह फर्स्ट फर्स्ट लगा दिया। फिर साइटोकाइनेसिस के बाद ऐसी 2 सेल्स बनेगी। अच्छा, ये 2n है तो ये n हो जाएगी। n होगी मतलब क्रोमोसोम 46 है तो यहां 23, लेकिन यहां डीएनए 2C है तो यहां भी 2C रहेगा, इधर भी 23/2C रहेगा। अरे सोचो, यहां 4C हो गया था तो यह आधा आधा चला गया, 2C हो गया। अगर हम स्टार्टिंग वाली मदर सेल के रिस्पेक्ट में देखें, यहां भी डीएनए 2C है, यहां भी डीएनए 2C है, लेकिन हमें लास्ट में डीएनए C चाहिए होता है। तो इसको एक बार और डिवाइड करेंगे। कौन सा डिवीजन? हां, मियोसिस सेकंड। लेकिन बच्चों जब भी नया डिवीजन होता है तो तैयारियां तो फिर करनी पड़ेगी। आपको समझाने के लिए मैंने इस एक सेल में सिखाया, इस वाली में यहां तैयारियां होगी, मियोसिस सेकंड करना है। तैयारियां करेंगे तो सबसे पहले चलेगी G1, उसके बाद चलेगी S। अच्छा, S फेज में आप सभी जानते हैं क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। अब सोचना, थोड़ा ध्यान सोचना, अगर यहां 2C है और यहां रेप्लिकेशन कर दे तो ये वापस 4C हो जाएगा। अरे होगा, और ये वापस 4C हो गया तो लास्ट में जो डॉटर सेल बनेगी वो तो वापस 2C आ जाएगी। लेकिन हमें लास्ट में 2C नहीं चाहिए, हमें तो CC चाहिए, हमें C चाहिए, मतलब डीएनए हाफ करना चाहिए था। तो यहां S पेज में यहां रेप्लिकेशन नहीं किया जाएगा। S पेज में रेप्लिकेशन ही नहीं करेंगे, मतलब S पेज को बंद ही रखेंगे। अच्छा, S पेज में रेप्लिकेशन क्यों नहीं किया? एक बार फिर समझना, अगर यहां रेप्लिकेशन हो जाता तो डीएनए 2C से 4C होता, और ये 4C हो जाता था तो आगे जाके वापस 2C आ जाता। तो रेप्लिकेशन को बंद रखा गया ताकि डीएनए 2C का 2C ही रहे, और यही 2C डीएनए आगे जाके 2 सेल में CC में चेंज हो जाएगा।
रेप्लिकेशन नहीं हुआ तो अब इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है इंटरकाइनेसिस। इंटरफेज नहीं कहते, इंटरकाइनेसिस। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, मियोसिस फर्स्ट और अब यहां जो मियोसिस सेकंड होगा, तो मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड के बीच का इंटरवल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? इंटरकाइनेसिस। और ये जो इंटरकाइनेसिस है, इस इंटरफेज जितना लॉन्ग होगा या शॉर्ट होगा? यस, ये शॉर्ट होगा, इसमें कम टाइम लगेगा क्योंकि रेप्लिकेशन तो हुआ ही नहीं। तो इंटरकाइनेसिस हमेशा इंटरफेस की कंपैरिजन में हमेशा क्या रहेगा बच्चों? शॉर्ट रहेगा, और इसमें रेप्लिकेशन नहीं होता है। अच्छा, G2 के बाद अब फिर वही प्रोफेज सेकंड चलेगी, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। क्लियर? और फाइनली बच्चों G2 के बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और ये 2 सेल्स यहां बन गई। इसमें समझाया, ये 2 सेल यहां बनेगी, यहां 2 सेल बनेगी, इधर 23/2C का C हो जाएगा और इधर भी 23C आ जाएगा। अच्छा, रेप्लिकेशन हो जाता तो क्या गड़बड़ होती? हां, यहां 4C होता तो यहां जाके तो 2C आ जाता, इसलिए रेप्लिकेशन को बंद करना पड़ा। और रेप्लिकेशन बंद रहा तो क्या नाम दिया? वेरी गुड, काइनेसिस। अच्छा, इस सेल में डिवीजन हुआ, इसमें हुआ तो 2 सेल बनी। अब इस वाले में भी डिवीजन होगा, सेम इस तरह का इस वाले में भी डिवीजन होगा और 2 सेल और बनेगी। और यहां पर भी डीएनए वही 2C का ये C और ये C हो जाएगा। तो आप देखो, स्टार्टिंग में डीएनए 2C है, लास्ट में जाके डीएनए C हो जाएगा। और इसे डीएनए को हाफ करने के लिए मियोसिस सेकंड इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो बताओ, इस पूरे मियोसिस में रेप्लिकेशन केवल एक ही बार होता है। ये पूरा मियोसिस कहलाएगा। रेप्लिकेशन केवल एक बार हुआ और वो केवल एस फेज में होगा, यहां तो हुई नहीं। और एस भी कौन सी वाली? इंटरफेज वाली, क्योंकि यहां तो एस चलेगी नहीं। तो पूरे मियोसिस में डिवीजन चाहे 2 टाइम्स हो रहा है, ये 1 टाइम, इसको पूरा 2 टाइम्स कहेंगे, मतलब एक ही टाइम इसको माना जाएगा। तो एक टाइम ये और एक टाइम ये 2 टाइम्स हो गया। डिवीजन जरूर, सेल डिवीजन जरूर 2 टाइम्स हुआ है, लेकिन रेप्लिकेशन एक ही बार हुआ है। अच्छा, एक खास बात और, जब बच्चों हम एनाफेज पढ़ते हैं तो एनाफेज में एक पॉइंट आप जानते हो, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है। माइटोसिस में पढ़ा था, लेकिन मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट में सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता, यहां सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता। अच्छा, क्यों नहीं होता सब सीखेंगे आगे। यहां सेंट्रोमियर डिवाइड ही नहीं होता। और जब हम मियोसिस सेकंड चलाते हैं, ये तो माइटोसिस के जैसे ही है, तो इसकी एनाफेज 2 में यहां तो सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। तो फिर मेरा एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इस पूरे होल मियोसिस में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग 1 टाइम या 2 टाइम? हां, केवल और केवल एक बार होगा, और वो भी मियोसिस सेकंड में जाके होगा। तो पूरे मियोसिस में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग केवल एक बार होती है। अच्छा, कौन कितनी बार है ढंग से बताना। सेल डिवीजन 2 बार, 2 टाइम्स। न्यूक्लियर डिवीजन 2 टाइम्स। अरे न्यूक्लियस यहां भी डिवाइड होगा, यहां भी डिवाइड होगा। ये प्रोफेज मेटाफेज क्या है? कैरियोकाइनेसिस तो है, न्यूक्लियर डिवीजन ही तो है। तो सेल डिवीजन 2 टाइम्स, न्यूक्लियर डिवीजन 2 टाइम्स, बट रेप्लिकेशन 1 टाइम एंड सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग या सेंट्रोमियर का डिवीजन ओनली 1 टाइम। तो हर चीज 2-2 बार है, बस रेप्लिकेशन सेंट्रोमियर डिवीजन एक बार होता है। बात समझ में? यहां पे बच्चों आगे हम समझेंगे कि इसकी जो प्रोफेज फर्स्ट है, इस प्रोफेज के कंपैरिजन में या माइटोसिस की प्रोफेज के कंपैरिजन में कॉम्प्लिकेटेड होती है। और इसी प्रोफेज फर्स्ट को फर्दर 5 सब पार्ट में डिवाइड किया गया। उसमें पहला पार्ट आता है लेप्टोटीन, अगला पार्ट आता है जाइगोटीन, अगला पार्ट आता है पैकाइटीन, अगला पार्ट आता है डिप्लोटीन, और लास्ट में आ जाता है डाइकाइनेसिस। तो बताओ कितने पार्ट हो गए? 5। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ऐसे कई बार ऐसे भी याद रखते हैं, लालू जय प्लेन से दीपिका देखे, इस तरह से इसको आप ध्यान भी रख सकते हैं। ये बच्चों टोटल 5 स्टेज होती है मियोसिस में। यही 5 स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। यहां से हर साल एक नए क्वेश्चन आ ही जाता है बच्चों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 5 स्टेप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की बातें समझना कोई बड़ी बात नहीं है। मियोसिस सेकंड तो बिल्कुल माइटोसिस के जैसा ही है, इनके पॉइंट भी बहुत आसान है। बस हमें इस प्रोफेज फर्स्ट के जो 5 स्टेप होती है, ये बहुत ध्यान समझना। ये प्रोफेज ही है, मतलब G2 के बाद लेप्टोटीन चलेगी, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। उसके बाद डाइकाइनेसिस के बाद फिर ये मेटाफेज फर्स्ट आ जाएगी और फिर आगे डिवीजन चलेगा। यानी इस प्रोफेज को ही हमने फर्दर 5 सब पार्ट में डिवाइड कर रखा है। बात आती है इन प्रोफेज फर्स्ट में होता क्या है। इन प्रोफेज फर्स्ट में, इन 5 स्टेप में एक सबसे मेन काम होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर जीन का एक्सचेंज होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर किया जाता है।
यानी इसी प्रोफेज फर्स्ट के 5 स्टेप में क्रॉसिंग ओवर होता है। इसको ऐसे समझिएगा आप, ये एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये बच्चों क्रोमोसोम 1 है, ये भी 1 है, और 1 मतलब सेम टाइप के क्रोमोसोम को हम नाम दे सकते हैं होमोलोगस। ये बच्चों होमोलोगस क्रोमोसोम है, इन क्रोमोसोम को होमोलोगस कहते हैं। इस होमोलोगस क्रोमोसोम के ये दोनों क्रोमेटिड, ये दोनों तो कहलाते सिस्टर क्रोमेटिड। अच्छा, ये दोनों भी सिस्टर, एक ही सेंट्रोमेयर पे जुड़े मतलब सिस्टर, लेकिन मैं इस रेड और इस ब्लू की बात करूं तो ये आपस में कहलाएंगे नॉन सिस्टर। एक बार फिर से, ये दोनों रेड वाले सिस्टर क्रोमेटिड, ब्लू वाले सिस्टर, बट ये रेड और ये ब्लू आपस में क्या कहलाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का यहां से एक पार्ट कट होता है, यहां से इसका पार्ट कट होता है, और इसका पार्ट उठ के यहां आ जाएगा और इसका पार्ट उठ के यहां चला जाएगा, मतलब इनमें से एक्सचेंज हो जाएगा। ये वाला पार्ट इसे एक्सचेंज हो गया, और इसी एक्सचेंज वाली प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब सोच समझ के बताना, क्रॉसिंग ओवर किस में हुई? सिस्टर क्रोमेटिड या नॉन सिस्टर? नॉन सिस्टर। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में जीन का एक्सचेंज होता है, इसी को हम कह देते हैं क्रॉसिंग ओवर। और इसी क्रॉसिंग ओवर को करने के लिए ये 5 स्टेप चलाई जाती है। क्रॉसिंग ओवर के लिए ही यहां पे बच्चों ये 5 स्टेप चलाई गई। तो इन 5 स्टेप को चलाने का पर्पस क्या है? क्रॉसिंग ओवर करना। अब इन 5 स्टेप में स्टार्टिंग की जो लेप्टोटीन जाइगोटीन है, यहां पर क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर करने के लिए पहले होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे आपस में पेयरिंग करते हैं, फिर उनके बीच में जीन एक्सचेंज होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, फिर अलग हो जाते हैं। 3 काम है, पहले पेयरिंग का काम, फिर क्रॉसिंग ओवर का काम, और फिर अलग अलग करने का काम। इनमें से लेप्टोटीन और जाइगोटीन के अंदर, ये जो लेप्टोटीन जाइगोटीन है, इनके अंदर पेयरिंग से रिलेटेड इवेंट्स होंगे कि क्रोमोसोम पेयर अप करे। पैकाइटिन के अंदर यहां पे बच्चों एग्जैक्टली क्रॉसिंग ओवर होगा इस स्टेज में, और इन दोनों स्टेज में क्रोमोसोम को अलग अलग किया जाएगा। अब वो कैसे किया जाता है, इसको हम बच्चों आगे डिटेल में समझेंगे। हमें इन्हीं को डिटेल में समझना है, तो ये क्रॉसिंग ओवर कैसे किया जाता है इसके बारे में डिटेल में आपको आगे समझा दिया जाएगा। क्लियर? जितनी बातें यहां पर अभी समझाई, ये क्लियर हो रही है अच्छे से? अच्छा, मियोसिस में क्या बताया ये सब आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? इंटरकाइनेसिस किसको कहते हैं? मियोसिस फर्स्ट और सेकंड के बीच का इंटरवल, इसको इंटरकाइनेसिस कह देते हैं। क्लियर? और ये लेप्टोटीन जाइगोटीन किसके पार्ट है? प्रोफेज फर्स्ट के ही पार्ट होते हैं। क्लियर? हमने जो सीखा मियोसिस के अंदर, सेल डिवीजन 2 टाइम्स, न्यूक्लियर डिवीजन 2 टाइम्स, रेप्लिकेशन 1 टाइम, सेंट्रोमियर डिवीजन 1 टाइम। क्लियर? तो यह भी ध्यान रखना कौन कितनी बार होता है। यहां पर मैंने एक मियोसिस का एक इंट्रोडक्शन आपको समझा दिया है। अब ये जो 5 स्टेप थी, लेप्टोटीन जाइगोटीन प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, इन सबको डिटेल में हम आगे अब समझेंगे।